Good evening, students. So we are continuing with chapter number 3, that is current electricity of your syllabus, class 12th. तो एक लास्ट टॉपिक हमारा इसमें बचा है बेटा, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं. उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास जिनका डिस्कशन क्लास में बनेगा. तो आते हैं बेटा, व्हाट इज पोटेंशियोमीटर. तो बेटा सबसे पहले देखिए पोटेंशियोमीटर क्या होता है. तो लिखिए इसका डेफिनेशन. Potentiometer is a device which is used to measure actual EMF. I should write it actual EMF and internal resistance of a battery and internal resistance of a cell. लिख लेते हैं बेटा, एक सेल का EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करने का एक तरीका है हमारे पास. अब आप लोगों को मैंने चैप्टर के शुरुआत में बताया था कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता था. दैट इज मैक्सिमम EMF दैट कैन बी मेजर्ड बाय अ डिवाइस एंड दिस डिवाइस इज आवर पोटेंशियोमीटर. ये वो डिवाइस है जो मैक्सिमम EMF मेजर कर सकता है. किस प्रिंसिपल पर काम करता है बेटा, किस प्रिंसिपल पर काम करता है. तो प्रिंसिपल लिखिए, कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है. इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड नल पॉइंट तो बेटा नल पॉइंट के बारे में तो पिछले टॉपिक में हम डिस्कस कर चुके हैं. दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज या मीटर ब्रिज. मीटर ब्रिज में हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमारा जो नल पॉइंट है वो उस वायर के अंदर एक ऐसा पॉइंट था जहां पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है. ठीक है. अब एक और नया पॉइंट आया, दैट इज सेड टू बी पोटेंशियल ग्रेडियंट. तो किसी चीज का ग्रेडियंट क्या होता है बेटा, ग्रेडियंट होता है लेंथ के साथ उसका डिस्ट्रीब्यूशन. लेंथ के साथ उसका डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि फॉर एग्जांपल पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन किसी लेंथ पर हो रहा है तो हम उसे बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट. और ढंग से इस बात को अगर हम समझे बच्चों तो जरा समझिए ध्यान से, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा. तो इधर आते हैं बच्चों, पोटेंशियल ग्रेडियंट. फॉर एग्जाम्पल एक बैटरी या एक सेल हमारा लगा हुआ है और हमने एक ऐसा वायर लिया है. ये जो वायर था जो इसको कनेक्ट करने जा रहा था, जो इस L लेंथ यानी AB वायर को कनेक्ट कर रहा है, ये तो कॉपर वायर है. इसमें मान लिया V पोटेंशियल है हमारा बैटरी से. बैटरी से पोटेंशियल कितना है V. तो ये हमने क्या लगाया, फॉर एग्जांपल एक कॉपर वायर लगाया, ये वाला. तो ये वाला कॉपर वायर है, ये कॉपर वायर नहीं है. ठीक. ये ऐसा वायर है जिसमें रेजिस्टेंस का ड्रॉप होगा. ठीक. और पर यूनिट लेंथ होगा. दैट मीन्स ये V पोटेंशियल इस पूरी लेंथ यानी AB में ड्रॉप हो जाएगा. ये V पोटेंशियल बेटा इस पूरी लेंथ AB में ड्रॉप हो जाएगा बच्चों. तो जब इसमें ड्रॉप हो जाएगा तो हमने कहा इसका लेंथ कितना है L. इसका लेंथ कितना है L. तो इसका पर यूनिट लेंथ जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट. तो एग्जाम्पल है हमारा V डिवाइडेड बाय L which is K, which is called as potential gradient.
पर यूनिट लेंथ जो पोटेंशियल का ड्रॉप है दैट इज सेड टू बी पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इसको लिखा जाता है बेटा वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर इसका यूनिट होता है बच्चों, वोल्ट पर मीटर, दैट इज योर पोटेंशियल ग्रेडियंट। समझ आ गई बात? ठीक है, नल पॉइंट आप लोगों ने पिछले चैप्टर में समझ लिया था। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज योर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। तो आइए बेटा कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन देखिए बेटा, कंस्ट्रक्शन में हम सिंपल जो है इस तरीके से भी पोटेंशियोमीटर बना सकते हैं, सिंपल इस तरीके से बना सकते हैं। तो पहले हम एक बेसिक कंस्ट्रक्शन लेकर चलते हैं जिससे हम कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, क्योंकि वैसे तो चलो कंस्ट्रक्शन पहले कर लेते हैं फिर बेसिक से समझाएंगे। यहाँ पर यूजुअली जो पोटेंशियोमीटर हमारा जो बनता है वो इस तरह की एक बैटरी लगी होती है जिसको बोलते हैं ड्राइवर सेल, ड्राइविंग बैटरी होती है, ड्राइवर सेल बोलते हैं इसको, और ड्राइविंग बैटरी बोल सकते हो आप इसको। इसके बाद का कनेक्शन कुछ इस तरीके से होता है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस सोर्स है। यहां पर देखिए जरा ध्यान से, इस तरीके से हमारा पोटेंशियोमीटर डिज़ाइन होता है। दैट मीन्स यहाँ पर ये वायर लगा हुआ है जिसके अंदर ये V वोल्ट की बैटरी का पूरा पोटेंशियल ड्रॉप दिख रहा है। ठीक, अब ये वायर 10 मीटर तक भी होता है, 10 मीटर तक भी होता है, 3, 4, 5, 10, 15 मीटर तक भी होता है। जितना लंबा वायर होगा उतना अच्छा हमारा ग्रेडियंट मिलेगा हमें, दैट मीन लेंथ के साथ डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा मिलेगा। ठीक, सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर बढ़ जाएगी, सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर बढ़ जाएगी बच्चों। यहाँ पर एक सेल लगा रहे हैं हम जिसको मैंने ईएमएफ दिया E1, एक दूसरा सेल और लगा रहे हैं जिसको ईएमएफ दिया जाएगा E2, और इसका कनेक्शन 2 वे की के साथ बनेगा। क्या बनेगा बेटा? 2 वे की के साथ। ठीक, और इस कनेक्शन से फाइनली एक गैल्वेनोमीटर कनेक्शन होगा, फाइनली एक गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन होगा। ये वो गैल्वेनोमीटर है जिससे आप नल पॉइंट फाइंड आउट करने वाले हैं, जिससे आप नल पॉइंट फाइंड आउट करने वाले हैं। दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ योर पोटेंशियोमीटर। अब देखो इसको, इससे मेजरमेंट कैसे किया जाता है, कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, उस बात को समझिए। अगर मैं बात करूं पोटेंशियल ग्रेडियंट की तो इसी कॉन्सेप्ट से आ जाते हैं हम। यहां पर ये रब कर दे रहे हैं और ये जो डायग्राम हमारा बना हुआ है इसी की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं बेटा। अब ये हमने बना दिया पोटेंशियोमीटर का एक रिसेंबल डायग्राम बना लेते हैं। ठीक, जिसमें वायर जो 10 मीटर हमने ऐसे घुमाया हुआ है, ये 10 मीटर सिर्फ ऐसे L लेंथ में है। ठीक, ठीक है बच्चों। अब जरा ध्यान देना, यहां पर ये मेरी बैटरी है, ये हमारी बैटरी है। अब जरा ध्यान देना, V वोल्ट की बैटरी हमने कनेक्ट की हुई है बच्चे। ठीक है, अब हम नल पॉइंट ढूंढ रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? नल पॉइंट ढूंढ रहे हैं। किसके साथ? जब हमने एक बैटरी यहां पर कनेक्ट की है। तो जरा ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट को। फॉर एग्जाम्पल ये V वोल्ट की बैटरी है और ये EMF है। किसका? इस बैटरी का। ठीक, EMF है। E शुड बी लेस देन V। यहां पर V से E लेस देन होना चाहिए, तभी हमें कहीं बीच में ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 होगा।
ठीक। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और समझिए, एक पॉइंट और समझिए बच्चों। जैसे कि अगर मैं कहूं यहां पर एक बैटरी लगी है, यहां पर एक बैटरी लगी है बच्चा, ये देखिए, इसका ईएमएफ है E1 और इसका ईएमएफ है E2। तब मुझे बताइए इस सर्किट में, ये जो सर्किट बना हुआ है, इसमें करंट का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा? बताइए, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस सर्किट इफ टू बैटरीज या टू सेल्स आर बीन कनेक्टेड लाइक दिस, E1 E2? तो इस बात का आंसर हम तब दे सकेंगे जब हमें पता होगा कि E1 बड़ा है या E2 बड़ा है। अगर E1 बड़ा है तो E1 बैटरी हमारी, E1 सेल हमारा कैसा होगा? डोमिनेटिंग सेल होगा। इसीलिए करंट का डायरेक्शन इसके पॉजिटिव टर्मिनल से एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक। इसके अलावा इस केस में तो क्या बड़ा है बेटा? E1 बड़ा है। और दूसरा केस अगर मैं ड्रॉ करूं जिसमें मेरा E2 बड़ा है, उसमें क्या होगा? ये वाली डोमिनेटिंग सेल होगी E2 और E1 हमारी छोटी सेल होगी, तो यानी कि E2 ग्रेटर देन E1। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगा बेटा? क्लॉकवाइज। बात समझ आई? जो डोमिनेटिंग सेल होगी उसके अकॉर्डिंग करंट का डायरेक्शन बनेगा, यानी उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करेगा। ठीक है। अब वापस आते हैं इस केस पर। तो यहां पर जो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट था, फॉर एग्जांपल ये मेरा L1 लेंथ में जो पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा, जो L1 लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा, तो वो पोटेंशियल कितना होगा? वो पोटेंशियल कितना होगा बेटा? दैट विल बी इक्वल टू V1। V1 किसके बराबर होना चाहिए? वो होना चाहिए पोटेंशियल ग्रेडियंट के इंटू लेंथ L1। यही होना चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ किसमें? L1 लेंथ में, जब मुझे इस L1 लेंथ पर यहां पर नल पॉइंट मिला। ठीक। और वो नल पॉइंट कितना मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल V1 मिला, जो कि हमारा K इंटू L1 है। बेटा थोड़ा ध्यान से समझो इसको, थोड़ा ध्यान से समझो। इधर क्या कर रहे हो तुम? कम हियर। हाँ, ध्यान से इस टॉपिक को समझिए। बैठ जाओ घूम के। इधर देखिए, ठीक है। दैट इज योर V1, दैट इज योर V1। तो V1 पोटेंशियल ड्रॉप मिला किसमें? L1 लेंथ में, है ना। तो हमने V1 को कैसे मेजर किया? K इंटू L1। कैसे मेजर किया? K इंटू L1। अब ये V1 किसके बराबर होगा? ये EMF E के बराबर होगा बेटा। और एग्जाम्पल इसको नाम दे देता हूं E1। तो ये V1 का वैल्यू किसके बराबर होगा? E1 के बराबर। बात समझे कि नहीं? नहीं समझे? अब इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप है, इसकी पोलैरिटी कैसे है? इसकी पोलैरिटी वैसे ही है जैसे इसकी है। ठीक है। और ये E1 जो है, इसकी पोलैरिटी कैसी है? ऐसे। तो ये सिचुएशन कैसी हो गई? ये वाली सिचुएशन होगी। अगर मेरा V1 E1 EMF के बराबर होगा तो इस सर्किट में करंट का फ्लो बंद हो जाएगा, और जब करंट का फ्लो बंद हो जाएगा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 मिलेगा। समझे या नहीं समझे? फिर से यहां तक जो पोटेंशियल का ड्रॉप मिल रहा है बेटा, फॉर एग्जांपल इसके आधे लेंथ में V/2 का ड्रॉप होगा, 1/4 लेंथ में V/4 का ड्रॉप होगा, ये V/2, 3/4 में 3/4 ऑफ V का ड्रॉप होगा। इस पॉइंट तक जाते जाते टोटल पोटेंशियल V ड्रॉप हो जाएगा A से B तक।
ठीक, अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट फॉर्मूला दैट इज V1 इज इक्वल टू K इंटू L1, V1 इज इक्वल टू K इंटू L1। एक मिनट जरा इसको नोट करो। बहुत अच्छे, वेरी नाइस। हाँ जी, बात कुछ समझे या नहीं समझे? समझ में आया? तो यहां पर जो ड्रॉप है पोटेंशियल का वो अकॉर्डिंग टू लेंथ है। अब इस लेंथ को हम बड़ा क्यों रखते हैं? ताकि हमारा गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव बने, छोटे से पोटेंशियल ड्रॉप को भी मेजर कर सके। किसके अंदर? लेंथ के अंदर। समझे? तो यहां पर ज्यादा लेंथ होगी तो ये जो हमारा V पोटेंशियल था इसका ड्रॉप हम मेजर कर सकते हैं। बात पकड़ में आ रही है बच्चों? अरे बात पकड़ में आ रही है? छोटा छोटा पार्ट यानी कि किसका पार्ट? V का ज्यादा लेंथ में कंज्यूम होगा, है ना? तो उससे क्या होगा? गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव हो जाएगा और हमें हर छोटी लेंथ में डिफ्लेक्शन मिलेगा। ठीक है, उससे हमारी एक्यूरेट रीडिंग आएगी। यहां तक पहुंच गए? अब ये वाला सर्किट और ये वाला सर्किट ऑलमोस्ट सेम दिख रहा होगा आपको, बस यहां दो बैटरी लगी है, यहां एक सिंगल बैटरी है। ठीक, अब प्रॉब्लम क्या है? जो हमारा वायर है उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम ज्यादा एक्यूरेट नहीं मान सकते, तो हम क्या करते हैं? दो सेल्स के साथ उनका ईएमएफ कंपेयर करते हैं और उसमें से एक सेल जो होता है वो हमारा फॉर एग्जांपल नॉन सेल है जिसका एक्यूरेट ईएमएफ हमें पता है, और दूसरा जो हमने बनाया है, जैसे कि हम यूजुअली अपनी लैब में डैनियल और लेक्लान सेल बनाते हैं। ठीक, तो उसमें कई बार कंसंट्रेशन जो होता है वो हम चेंज कर लेते हैं या हो जाता है, जिसकी वजह से उसका ईएमएफ थोड़ा सा फ्लक्चुएट आता है। और उस फ्लक्चुएशन को कैसे मेजर करते हैं? हम एक एक्यूरेट सेल पैरेलल में प्लेस करते हैं और ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते किस पर? पोटेंशियल ग्रेडियंट पर। क्यों? क्योंकि हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत एक्यूरेट नहीं होगा वायर का। तो उसके लिए हम ईएमएफ कैसे निकालते हैं? उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है बेटा, हम ईएमएफ जो है कंपेयर करते हैं। अब समझ गए? तो फॉर एग्जांपल इस वाले डायग्राम में चलिए, इस वाले डायग्राम में अगर मैं बात करूं ईएमएफ E1, अगर मैं बात करूं ईएमएफ E1, तो ये किसके बराबर होगा बेटा? K इंटू L1 के बराबर होगा। सही है? जब L1 लेंथ पर डिफ्लेक्शन नल हो गया, जीरो हो गया, तो हमने कहा ये वाला हमारा ईएमएफ जो है हमारा हुआ K इंटू L1। ये टू वे की का कनेक्शन कभी इसके साथ तो कभी इसके साथ स्विच किया जा सकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं टू वे की। ठीक, आपकी लैब में प्रेजेंट होगी, आप देख लेना। तो हमने कहा E1 इज इक्वल टू K इंटू L1, दिस विल बिकम आवर इक्वेशन नंबर 1। Got it? In the second case, EMF E2 is equal to K into L2. This is your equation number 2. ठीक, अब इसका रेशो बना लीजिए बच्चों। K से K कैंसिल हो गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट की जरूरत पड़ी नहीं। सिंपली हमारा जो रीडिंग हमने लिया प्रैक्टिकल में L1 और L2, उसने हमारे E1 और E2 का रेशो बता दिया। सो E1 बाय E2 इज इक्वल टू L1 बाय L2। इस इक्वेशन का यूज कर लेते हैं ईएमएफ कंपेयर करने के लिए। फॉर एग्जांपल E2 हमारी नॉन ईएमएफ है और हमें E1 निकालना है, तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और आंसर ले लेंगे। क्लियर? बात क्लियर हो गया? नोट करो इसको। नोट किया?
तो एक तो चीज़ ये है जिसको हम बोलते हैं कि हमने ईएमएफ मेजर कर लिया। और देखो उस केस में ये जो बैटरी है इससे कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने नल पॉइंट रीच कर लिया है। और नल पॉइंट के केस में कोई करंट का फ्लो सर्किट में नहीं मिलेगा। समझ गए? सिर्फ ये वाली जो बैटरी है जिसको मेन बैटरी बोलते हैं, इससे हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट बन रहा होगा। इस वाली बैटरी का नल पॉइंट रीच करने पर कुछ भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है और ना ही इसका होगा E2 का। समझ आई? तो हम जो ईएमएफ मेजर करेंगे दैट विल बी मैक्सिमम। क्लियर हुआ बच्चों? गॉट इट? नोट करो इसको बेटा, फिर आगे काम करते हैं। तो एक तो तरीका ये हो गया जस्ट टू मेजर द ईएमएफ ऑफ द सेल। समझ आ गया कॉन्सेप्ट? क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब आते हैं, अब एक नया सर्किट बनाएंगे जिससे हम इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स ने रेजिस्टेंस ऑफर किया सर्किट में उसको मेजर कर सकते हैं। देखिए वो कैसे होगा, ध्यान दीजिए मेरी बात पर। अब हम इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करने वाले हैं। सर्किट बस वही है, इसमें एक सेल को हटाकर वहाँ क्या बना देते हैं, लगा देते हैं, एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं जिसका रेजिस्टेंस हमें पता होता है। तो यहाँ पर वो मेन बैटरी आ गई हमारी, यहाँ रियोस्टेट आ गया। अगेन पूरा सर्किट ऑलमोस्ट सेम है बच्चों। ये बन गया हमारा कनेक्शन। यहाँ पर एक बैटरी है जिसका ईएमएफ या जिसके अंदर हमें इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं बच्चे। एक पैरेलल में रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया हमने। अब इन दोनों के साथ एक यहाँ पर की लगा देते हैं, एक यहाँ पर की लगा देते हैं और इसको ऐसे ज्वाइन करते हुए गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्शन देते हैं। सर्किट समझ आया? यहाँ V वोल्ट है और यहाँ पर है हमारा EMF E। ठीक, ये बन गया सर्किट। अब ध्यान से समझना, ये बात बड़ी मुश्किल से समझ आती है बच्चों के। क्या? इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा इस सर्किट के थ्रू। बहुत डिफिकल्टी से समझ में आएगी ये बात, तो बहुत ही ध्यान से समझोगे तो ही समझ पाओगे। देखिए, सबसे पहले हम की को ओपन रखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं बेटा? व्हेन की के इज ओपन, ओपन है इसका मतलब क्या है? रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब क्या है? रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्टेड नहीं है। तो जब की ओपन है तो रेजिस्टेंस बॉक्स हमारा अलग थलग पड़ा है, इसके साथ सर्किट में क्लोज सर्किट नहीं बना रहा है, तो ये कनेक्ट है ही नहीं। तो इसका मतलब जो डिफ्लेक्शन हम लेंगे या नल पॉइंट जो फाइंड आउट करेंगे, जो नल पॉइंट हमें मिलेगा वो नल पॉइंट सिर्फ इसका ईएमएफ मेजर करेगा। तो हम कहेंगे जो ईएमएफ मिला E इज इक्वल टू के इंटू L1, ये मिलेगा क्योंकि L1 लेंथ पर हमें नल पॉइंट मिला, क्योंकि L1 लेंथ पर हमें नल पॉइंट मिला। बात क्लियर हो रही है यहां तक? अब जब मैंने की को क्लोज कर दिया, व्हेन
की इज क्लोज। ध्यान से समझना बेटा मेरी बात को, बिल्कुल ध्यान से समझना। की क्लोज करने के बाद ये सर्किट क्लोज हो गया, यानी कि रेजिस्टेंस बॉक्स वर्किंग में आ गया, जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर हमें नॉन है, जिसका नॉन रेजिस्टेंस हमें पता है क्योंकि उस रेजिस्टेंस बॉक्स से हमने रेजिस्टेंस निकाला है। ठीक, अब ध्यान देना मेरी बात को। अब यहां पर जो है ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, यानी कि ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q, जहां पर इधर जो है ईएमएफ आ रहा है इस सेल का, दैट इज E, और इस रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर एक ड्रॉप आ रहा है विच इज V। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो जो V होगा वो E और इसके अंदर जुड़ा हुआ इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r इसके बराबर होगा। जो V ड्रॉप होगा जो कि मेरा I इंटू कैपिटल R होगा, यही तो होगा। वो किसके बराबर होगा? वो होना चाहिए V इज इक्वल टू E प्लस I इंटू स्मॉल r के। पॉइंट है, बात सही है? क्यों? क्योंकि ईएमएफ E और उसके इंटरनल रेजिस्टेंस में ड्रॉप I इंटू R। तो जैसे ये कनेक्शन ज्वाइन किया, मैंने नल पॉइंट कहीं नहीं फाइंड आउट किया है, कुछ भी नहीं है, तो अलग पड़ा है वायर। इस लूप में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा और इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल ड्रॉप बनेगा बराबर बराबर, और इस बीच में V इज इक्वल टू E इंटू आई प्लस आर, सॉरी E प्लस आई इंटू आर, और V इज इक्वल टू आई इंटू कैपिटल आर, जिसका रेजिस्टेंस मैंने दिया है। ये दोनों चीजें होंगी कि नहीं? बोलो, ये कंडीशन आएगी। अब हमने क्या किया है, पहले केस में जब ईएमएफ निकाला था E इज इक्वल टू के इंटू L1, अब मैंने क्या फाइंड आउट किया, अब जो दूसरा नल पॉइंट मिलेगा मुझे, वो नल पॉइंट मुझे क्या इंफॉर्मेशन देगा बेटा? वो इंफॉर्मेशन देगा V इंटू आई इंटू, वो नल पॉइंट हमें क्या इंफॉर्मेशन देगा? V इज इक्वल टू के इंटू L2, जो सेकंड पॉइंट मुझे मिला। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। जो नल पॉइंट मिलेगा वो मुझे क्या इंफॉर्मेशन देगा? इस रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप का इंफॉर्मेशन देगा, जो इस L लेंथ में गया, तभी तो नल पॉइंट मिला। ठीक है, बात समझ में आई? तो मुझे मिला V इज इक्वल टू के इंटू L2। बात क्लियर है? अगेन मैंने इस दोनों को डिवाइड कर लिया, इन दोनों इक्वेशंस को, तो मैंने निकाला E अपॉन V इज इक्वल टू L1 बाय L2। यहां तक पहुंच गए आप? यहां तक पहुंच गए? बोलो, समझ आ रही हैं चीजें? ठीक से आ रही हैं? अब इस इक्वेशन का इस्तेमाल करूंगा मैं, इसमें ये पुट कर दिया मैंने, दैट इज V इज इक्वल टू E प्लस आई इंटू आर, और V को मैंने लिखा I इंटू कैपिटल R इज इक्वल टू E प्लस आई इंटू R। हाँ हाँ, L1 बाय L2, हाँ ये तो L1 बाय L2 हो गया। ठीक है भाई? अरे बोलो। अच्छा, एक बात और बताओ, एक बात और बताओ, V इज इक्वल टू E प्लस आई इंटू आर है, ये सही है बात? बोलो, सही है? अगर सिर्फ और सिर्फ इस बैटरी के लिए इक्वेशन बनाऊं तो, इस बैटरी के लिए इक्वेशन बनाऊं तो बैटरी के लिए जो डिस्चार्जिंग इक्वेशन होती है वो तो बेटा कुछ ऐसे चलती है ना। कैसे? EMF इज इक्वल टू V प्लस आई इंटू आर, ये चलती है। उसमें EMF ज्यादा होता है, पोटेंशियल ड्रॉप वो क्या होता है? पोटेंशियल ड्रॉप, दैट मीन्स जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है टर्मिनल्स का, वो कम होता है। तो यहां पर भी तो इक्वेशन यही बननी चाहिए। अरे यहां पर भी तो इक्वेशन यही बननी चाहिए। हाँ, तो यहां इक्वेशन क्या बननी चाहिए? V इज इक्वल टू E माइनस आई इंटू आर, ये होगी बेटा इक्वेशन।
है ना। और यहां पर भी क्या होगी, E माइनस आई इंटू आर। अब सही है, सही है बिल्कुल। इसमें स्मॉल आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ई क्या है, ईएमएफ ऑफ द सेल। वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द सेल। ठीक, अब सही है क्वेश्चन बिल्कुल। अब इसको मैंने लिखा आई इंटू आर, दैट इज ई माइनस आई इंटू आर। अब इधर मैंने लिख लिया ई इज इक्वल टू आई इंटू कैपिटल आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर। सही है या बोलो। अब इसी के साथ ये वाला स्टेप देखिए जरा ध्यान से, EMF इज इक्वल टू आई कॉमन आ गया, दैट इज कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। सही है, सही है बेटा। अब आई को क्या लिख सकता हूं मैं इस इक्वेशन से, V अपॉन कैपिटल आर, V अपॉन कैपिटल आर लिख दिया, दैट इज कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब ये कैपिटल आर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और V इसके नीचे ले जाएंगे, तो E अपॉन वी इज इक्वल टू 1 प्लस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। सही चल रहे हैं, बोलो बेटा, ठीक चल रहे हैं। अब अगला स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप देखिए, हाँ, दैट इज योर स्मॉल आर बाय कैपिटल आर इज इक्वल टू, इस 1 को उधर ले जाओ, E अपॉन वी माइनस 1। तो स्मॉल आर किसके बराबर आ गया, कैपिटल आर E अपॉन वी माइनस 1। सही है, बोलो। और E अपॉन वी का रेशियो क्या था, L1 अपॉन L2, जो प्रैक्टिकली हम निकाल चुके हैं, दैट विल बी L1 बाय L2 माइनस 1, दैट इज योर स्मॉल आर। तो ये फॉर्मूला मिल गया मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। बात क्लियर हो रही है बच्चों, बोलो, इज इट क्लियर? यस, नोट किया जाए बहुत अच्छे से, एकदम नोट कीजिए। ये स्टेप्स नोट डाउन कर लो बेटा, ये स्टेप्स नोट डाउन करो जल्दी से। डन, डन एवरीबडी, यस। अब आ जाओ बेटा कुछ क्वेश्चंस जो आपके नोट्स में दिए हुए हैं। स्टार्ट डूइंग दीज क्वेश्चंस। नोटेड, ठीक। हाँ जी, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ये हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव, और अच्छा खासा लेवल है इनका, तो यहीं से शुरुआत करते हैं। एक दो चीज़ें और बची हैं छोटी मोटी सी, वो भी बता देता हूँ जो मैंने नोट्स में मेंशन कर रखी है। कलर कोड तो सिलेबस से हट ही गया है, तो चाहोगे तो इसको भी पढ़ा दूंगा। एक तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के फॉर्मूले जो क्लास 10th में पढ़े होंगे, फिर से रिवाइज करा देता हूँ।
वर्क जो होता है वो Q इंटू वी, ये तो इसी साल पढ़ा, इस साल भी पढ़ा। और वर्क को हम लिखते हैं I इंटू वी इंटू टी। और वर्क की क्या होता है, हीट में कन्वर्जन होता है ना। तो हमारा हीट कन्वर्जन को हम कैसे लिख सकते हैं, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी भी लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। और हीट कन्वर्जन को क्या लिख सकते हैं हम, आई स्क्वायर आर इंटू टी भी लिख सकते हैं। टी इसमें क्या है, टाइम, ठीक। 1 जूल में 4.2 कैलोरीज होती हैं, ये भी इस्तेमाल में आएगा। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होते हैं बच्चे। तो ये बातें जरा नोट कर लेना, छोटी मोटी सी चीज़ें हैं, काम में आएंगी आपको। कलर कोड अभी नहीं करा रहे हैं, इधर आ जाइए। ये 2-3 टाइप के ग्राफ जो कि मैंने एनसीईआरटी में भी दिखा दिए थे आप लोगों को। ओमिक जो ग्राफ आता है, ओमिक मतलब जो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा हो, दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो V और I के बीच में लीनियर ग्राफ आया, दैट इज ओमिक। नॉन ओमिक में लीनियर नहीं आता। और तीसरा ग्राफ है बेटा जो सेमीकंडक्टर का ग्राफ होता है, फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस में। इसको पढ़ लोगे, पूरा चैप्टर है आपके सिलेबस में। तो फॉरवर्ड बाइस में इस तरीके की आता है और रिवर्स बाइस में ऐसा मुझे ग्राफ देखने को मिलता है। तो ग्राफ का इन्फॉर्मेशन भी आपके पास होना चाहिए। छोटा मोटा क्वेश्चन कई बार आया है, आपको PYQ क्वेश्चन में जरूर दिखाऊंगा जिसमें आपको ग्राफ ड्रॉ करना है या ग्राफ से स्टडी करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक। अब यहाँ आ जाइए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 पर। 2 बैटरीज ऑफ EMF E1 एंड E2 ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन पैरेलल एज शोन इन फिगर। सो पैरेलल में कनेक्शन है हमारा, जरा ध्यान दीजिए इस पर। और व्हाट इज द करेक्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव पार्ट है बेटा। तो ये सर्किट बना हुआ है, सर्किट बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें एक EMF है E1, जिसमें रेजिस्टेंस दिया है R, ये पॉइंट है बेटा A, इधर जाएंगे तो ये बैटरी हो गई। और यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस लगाया हुआ है इन्होंने और इसको पॉइंट बना दिया है B। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस है R1 और ये है R2, पैरेलल में कनेक्शन चल रहा है। EMF दिया हुआ है E1 एंड E2। तो पैरेलल कनेक्शन का बैटरी का एक फार्मूला याद है, इक्विवेलेंट EMF का फार्मूला पता है क्या, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। 2 बैटरीज के लिए ऐसे बनाया था, याद आया। ये जनरल फार्मूला आया था हमारा, इक्विवेलेंट EMF ऑफ 2 पैरेलल बैटरीज, ठीक। अच्छा अब देखिए, द इक्विवेलेंट EMF E equivalent of 2 cell is between E1 and E2, that is E1 और E2 के बीच में आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है, वैसे तो मुझे पता है ये फर्स्ट ऑप्शन सही है, फिर भी आप कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे चेक करके देखो। इसमें 2 रख लो, इसमें 1 रख लो, वैल्यूज देखो रख के, इसमें 3 रख लो और इसमें भी 1 रख लो। पुट करके देखो जरा फॉर्मूले में, देखो जरा क्या आता है। E1 ये रहा 2, R2 1, E2 3, R1 1, R1 प्लस R2 2। तो कितना बन गया, 3 प्लस 2 5, यानी कि 2.5 वोल्ट आया। तो क्या आया, मतलब ये किसके बीच में आया, E1 और E2 के बीच में आया। और भी आप वैल्यूज पुट करके चेक कर सकते हो। तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज करेक्ट, करेक्ट हो गया। बाकी गलत है बेटा। द इक्विवेलेंट EMF E स्मॉलर देन E1, याद रखना इस बात को। द इक्विवेलेंट EMF इनका सम भी नहीं होता, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस भी नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में तो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन रहा है। इज इट क्लियर, बोलो। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जरा। अब जब क्वेश्चन लगाओगे ना तो बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी तुम्हें पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज के बारे में।
क्वेश्चंस के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें क्लियरिटी की तरफ पहुंचेंगी, क्योंकि जब हमने पढ़ा था तो वो सारी बातें हमने डिस्कस नहीं की थी। क्वेश्चंस लगाते समय आपको पक्का क्लियर होंगी। तो जरा ध्यान से पढ़ो। अ रेजिस्टेंस कैपिटल आर इज टू बी मेजर यूजिंग अ मीटर ब्रिज। ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस है। स्टूडेंट चूज अ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस एस टू बी 100 ओम। 100 ओम लिया एस, ठीक, स्टैंडर्ड जो लेते थे। ही फाइंड द नल पॉइंट एट L1 विच इज 2.9 सेंटीमीटर। 2.9 सेंटीमीटर वेरी नियर पॉइंट मिला। कहां पर? कॉर्नर पर मिला ना 2.9। तो मैंने कहा था जब कॉर्नर्स पे जाता है तो रीडिंग ठीक नहीं आती है ना। चलो, ही इज टोल्ड टू अटेम्प्ट टू इंप्रूव द एक्यूरेसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूजफुल वे। उसने अपनी एक्यूरेसी को इंप्रूव करना चाहा, तो इनमें से कौन सा तरीका बेटर होगा? ठीक, कौन सा तरीका बेटर होगा? हाँ, ऑप्शन सी, ही शुड मेजर L1 मोर एक्यूरेटली। ये तो कोई तरीका नहीं है, एक्यूरेटली मेजर कर रहा है जब भी 2.9 आया है ना। ही शुड चेंज S टू 1000 ओम, तो 10 गुना चेंज करवा रहे हैं सीधा, है ना। एंड रिपीट द एक्सपेरिमेंट, हो सकता है। ही शुड चेंज S टू 3 ओम एंड रिपीट द एक्सपेरिमेंट। ही शुड गिव अप होप फॉर मोर एक्यूरेट मेजरमेंट। गिव अप वाला भी हटा दो, यानी बी और सी में से कोई सा एक ऑप्शन सही होगा। कौन सा सही है? 1:1 आना चाहिए ना, है ना। L और 100 माइनस L 1:1 को रीच करना चाहिए, है ना, ताकि एक्यूरेसी आपकी मिले। ठीक, अब 1:1 कैसे आएगा? 1:1 कैसे आएगा, जरा ध्यान देना। आपने एक बार जरा दिमाग में दौड़ाइए, जो हमने अपरेटस बनाया था मीटर ब्रिज, उसमें कौन कौन सी चीजें कहाँ लगाई थी। ये एक मैंने R रखा था ऐसे, ठीक है। एक मैंने यहां पर रखा था, ऐसे बनाया था। इधर मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट किया था जो कि नॉन रेजिस्टेंस का था, याद आया सबको। और इधर मैंने शंट रेजिस्टेंस किया था जिसको मैंने S कहा था। फिर इधर आ रहा था मेरा नल पॉइंट। मैं एक रिकॉल करा रहा हूं, तुम्हें रिमाइंड करा रहा हूं, अदरवाइज डायरेक्ट आंसर दे सकता था। ये है मेरा L और ये वाला आता था 100 माइनस L। अब फॉर्मूला क्या चलता था? R अपॉन S L अपॉन 100 माइनस L, यही चलता था बेटा, चलता था कि नहीं? ठीक, अब जरा ध्यान दीजिए। तो जो R बड़ा होता जाएगा तो L बड़ा होता जाएगा। अब जो नल पॉइंट मेरा मिल रहा है बेटा, द रेजिस्टेंस R टू बी मेजर यूजिंग अ मीटर ब्रिज, R मेजर करना है। स्टूडेंट ने चूज किया है कि स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस S टू बी 100 ओम, जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है उसको 100 ओम चूज किया। ठीक, ही फाइंड द नल पॉइंट L1 2.9 सेंटीमीटर, 2.9 सेंटीमीटर उसको मिला। यानी कि ये जब 100 लिया तो यहां पर ये वाला जो है ये 2.9 मिला उसको। ठीक, इसका मतलब मैक्सिमम रेजिस्टेंस इधर आ गया, ज्यादा रेजिस्टेंस तो यही हुआ। हाँ, तो हम S को बढ़ाएंगे तो ये इधर मूव कर रहा है ना, और मुझे क्या बनाना है? इसका कहीं ना कहीं बीच में लाना है। ठीक है, इसीलिए क्या करना है? S की वैल्यू को डिक्रीज करना है। बात समझ आई? तो S की वैल्यू को मैंने क्या कर दिया? 3 ओम किया, और मेरा नल पॉइंट कहां मिलेगा? एक एक्यूरेट पॉइंट मिलेगा, यानी बीच में कहीं मिलेगा। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर C इज
करेक्ट. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बच्चों? नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 3. Two cells of EMF approximately 5 volt and 10 volt are to be accurately compared using a potentiometer of length 400 centimeter. समझना बेटा जरा ध्यान से. 400 सेंटीमीटर लेंथ पर दो सेल्स का कंपैरिजन किया जा रहा है ना. दो सेल्स का कंपैरिजन किया जा रहा है. अच्छा, द बैटरी दैट रन द पोटेंशियोमीटर, मैंने बताया था वो बैटरी बड़ी होनी चाहिए और वो तो 8 वोल्ट की कह रहा था. ये तो बिल्कुल गलत. 8 वोल्ट पर पोटेंशियोमीटर रन करोगे तो आपको नल पॉइंट मिलेगा ही नहीं, है ना. जो बैटरीज होंगी जिनका आपने ईएमएफ कंपेयर करना है, उन बैटरीज का ईएमएफ कम होना चाहिए ड्राइविंग सेल से ही, है ना. ड्राइविंग सेल से कम होना चाहिए. तो वो तो कह रहे हैं वो तो बैटरी छोटी है, तो गलत. द बैटरी ऑफ द पोटेंशियोमीटर कैन हैव अ वोल्टेज ऑफ 15 वोल्ट एंड आर दैट इज रेजिस्टेंस एडजस्टेड सो दैट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर स्लाइटली एक्सीड 10 वोल्ट. तो ये बात तो कहीं ना कहीं सही लग रही है, एक्सीड करना चाहिए 10 वोल्ट से. और देख लेते हैं. द फर्स्ट पोर्शन ऑफ 50 सेंटीमीटर ऑफ द वायर इटसेल्फ शुड हैव अ पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ 10. पोटेंशियोमीटर इज यूजुअली यूज फॉर कंपेयरिंग रेजिस्टेंस एंड नॉट वोल्टेज. ये भी गलत. तो ये हमारा बी और सी ऑप्शन में से कोई बात सही बैठेगी. अभी लेटेस्ट पढ़ा है ना आपने, क्या पढ़ा है? लेटेस्ट पढ़ा पोटेंशियोमीटर. सो यू शुड आंसर दिस. बोलो. जरूरी नहीं है कि आप जो है उसके आधे में ही 10 वोल्ट का ड्रॉप दे दो, बस 10 वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए. कहीं पर भी मिलेगा, नल पॉइंट मिलेगा. है क्या? नहीं, लेंथ पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है. लेंथ तो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, पोटेंशियोमीटर को सेंसिटिव बनाता है. जितनी ज्यादा लेंथ रखोगे उतना सेंसिटिव होगा पोटेंशियोमीटर. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सो मोर एक्यूरेट एंड करेक्ट ऑप्शन इज बी. 10 वोल्ट से ज्यादा एक्सीड करके आप 12 वोल्ट 15 वोल्ट रख सकते हो और उसमें एक रेजिस्टेंस कैपिटल आर लगा सकते हो ताकि आप उसको ठीक से मैनेज कर सको. नाउ गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. अब मेटल रोड है बेटा जिसका 10 सेंटीमीटर लेंथ दिया है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है 1 सेंटीमीटर बाय 1/2 सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शन is connected to a battery across the opposite faces. The resistance will be. तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको याद होगा. ये तो क्लास 10th का क्वेश्चन हो गया. विच क्वेश्चन वी आर डिस्कसिंग? क्वेश्चन नंबर 4. तो R इज इक्वल टू रो L बाय A. याद हुआ? तो रेजिस्टेंस जो है मैक्सिमम कब होगा? जब लेंथ मैक्सिमम होगी. रेजिस्टेंस मिनिमम कब होगा? जब एरिया मैक्सिमम होगा. और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैक्सिमम कब बनेगा? तो उस केस में आपने देख लीजिए, अगर रेजिस्टेंस को मिनिमम करना है और लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस मैक्सिमम की बात हो रही है, तो मैक्सिमम कब मिलेगा? जब एरिया मिनिमम होगा. तो यानी कि द मैक्सिमम इन द बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस 1 सेंटीमीटर बाय 1/2 सेंटीमीटर फेस. नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. यानी उसी में क्रॉस सेक्शन कैसा आ रहा है? मिनिमम आ रहा है और लेंथ मैक्सिमम आ रही है. तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? मैक्सिमम. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. बात पकड़ में आती है? नहीं आती? आ रही है ना. नेक्स्ट देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमाइंस द करंट इन अ कंडक्टर. कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है? करंट दो बातों से मिलता था, एक तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और दूसरा थर्मल वेलोसिटी. दोनों हमने डिस्कस किए थे जब हमने क्या कैलकुलेट किया था, कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था. किसका बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, है ना. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट इन क्वेश्चन नंबर 5. किरचॉफ जंक्शन रूल इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज.
वेरी सिंपल, पढ़ा है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इलेक्ट्रिक हीटर इज कनेक्टेड टू द वोल्टेज सप्लाई, आफ्टर फ्यू सेकेंड करंट gets its steady value, then its initial current will be slightly less than the steady value। नहीं, शुरुआत में करंट ज्यादा होना चाहिए कम? बोलो। इलेक्ट्रिक हीटर कनेक्ट किया गया टू अ वोल्टेज सप्लाई के साथ, ठीक। आफ्टर फ्यू सेकेंड करंट गेट्स इट्स स्टेडी वैल्यू, थोड़ी देर बाद सैचुरेट वैल्यू पर आ जाता है, ठीक। अच्छा, देन इट्स फाइनल करंट विल बी, देखो हीटर क्या होता है, हीटर जब आप कनेक्ट करोगे तो शुरुआती दौर में तो वो ठंडा होगा, और जब ठंडी चीज होती है यानी टेम्परेचर कम होता है तो उसका रेजिस्टेंस होता है कम। और जैसे ही हीटर का कनेक्शन प्रॉपर बनेगा, हीटर गर्म होना शुरू होगा, फाइनली क्या हो जाएगा, करंट का वैल्यू स्लाइटली डाउन हो जाएगा, है ना। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? द करंट गेट्स इज स्टेडी वैल्यू, देन द इनिशियल करंट इज स्लाइटली हायर देन द स्टेडी वैल्यू। तो इनिशियल जो है कैसा होगा, हायर वैल्यू होगी, बाद में थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। अब इसमें देखो, अ सेल हैविंग एन ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए वेरिएबल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, ठीक। देखिए बेटा, एज अ रेजिस्टेंस कैपिटल आर इज इंक्रीज्ड, कैपिटल आर रेजिस्टेंस को बढ़ाया गया, द प्लॉट ऑफ पोटेंशियल वर्सेस V across R is given by, बताओ कौन सा प्लॉट सही होगा? हमारा जो फॉर्मूला है जरा उस पर गौर फरमाते हैं, अभी हमने डिस्कस किया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। तो हमारा जो ईएमएफ होगा वो V प्लस आई इंटू आर होगा बेटा, है ना। तो हमने क्या कहा, दैट इज V इज इक्वल टू आई इंटू कैपिटल आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर, ये भी सही है। दैट विल बी E, बोलो बोलिए, ये क्या कह रहे हैं, जरा क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिए। द सेल हैविंग एन ईएमएफ E, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r इज कनेक्टेड अक्रॉस द वेरिएबल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R, एज अ रेजिस्टेंस कैपिटल R इज इंक्रीज्ड, कैपिटल R को जब बढ़ाया गया, कैपिटल R को जब बढ़ाया गया, तो ध्यान देना मेरी बात पर, I कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ठीक। तो जो हमारा प्लॉट है दैट मीन्स V वर्सेस कैपिटल R, देखना बेटा इधर देखो, अभी हमने सॉल्व किया ये, V अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू R प्लस स्मॉल r, सही है। अब R अंदर लेके जाओ, ये कई जगह काम आएगा आपको, तो ये हो जाएगा E बाय V इज इक्वल टू 1 प्लस कैपिटल R स्मॉल r बाय कैपिटल R। अब यहां देखिए जरा थोड़ा सा और, मैं इधर लिख लेता हूं, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, या E बाय V माइनस 1, सही है, E बाय V माइनस 1, ओके। अब हमें क्या चाहिए, रिलेशन बिटवीन कैपिटल R और V चाहिए बेटा, ध्यान देना बात पर। अब मुझे चाहिए इसका, मैं क्या करने वाला हूं, रेसिप्रोकल बनाना पड़ेगा, तो ये E माइनस V अपॉन V कैपिटल R स्मॉल r बाई कैपिटल R, तो ये हो जाएगा कैपिटल R इज इक्वल टू
V अपॉन E माइनस V बाय स्मॉल r। अब आपको एक्यूरेट तो नहीं बन पा रहा है, इसमें भी बनता तो है, देखते हैं 1 मिनट कैसे बनता है। जैसे जैसे आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे वैसे वैसे V इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, I इंटू आर होता है, वैसे वैसे V बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे V बढ़ता जाएगा। ठीक, ये बात तो क्लियर है। इसका मतलब जैसे जैसे R बढ़ाओगे वैसे वैसे V बढ़ता जाएगा, यानी पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ता चला जाएगा। बढ़ गया है ना, हमारा रिलेशन तो यही चलेगा ना, रिलेशन तो यही चलेगा। जैसे जैसे आप जो है, जैसे जैसे आप R बढ़ाओगे, जैसे जैसे R बढ़ाओगे वैसे I इंटू आर यानी पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ता चला जाएगा। लेकिन ये एक लिमिट तक बढ़ेगा, एक लिमिट तक बढ़ेगा, इससे ऊपर थोड़ी हो जाएगा, या हो जाएगा इससे ऊपर? नहीं ना, एक लिमिट तक ही तो आप ड्रॉप ले सकते हो एक्सटर्नल लोड में, बैटरी से ज़्यादा ड्रॉप थोड़ी ले लोगे। जो बैटरी हमने लगाई हुई है मेन, जिसका ईएमएफ है ई, उसे आप ड्रॉप नहीं ले सकते ना। तो एक सैचुरेशन स्टेट तो रीच करेगा, एक सैचुरेशन स्टेट तो रीच करेगा ना बच्चों। तो वो सैचुरेशन स्टेट क्या होगी, ये होगी, दैट मीन्स यहाँ पर मैक्सिमम पहुंच जाएगा जो पोटेंशियल ड्रॉप हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू द इंक्रीमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, सो विच ऑप्शन इज मोर एक्यूरेट, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट देखिए, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ n सेल्स वी ऑब्टेन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ n सेल वी ऑब्टेन, ज्यादा करंट मिलेगा कम करंट मिलेगा, बताओ। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ n सेल, पैरेलल कॉम्बिनेशन से क्या मिलेगा? सीरीज में करंट ज्यादा मिलता है, पैरेलल में? बोलो। सीरीज में ईएमएफ ज्यादा मिलता है और पैरेलल में करंट ज्यादा मिलता है। सो ऑप्शन नंबर बी, मोर करंट। ओके, मोर करंट, गॉट इट। एक लास्ट क्वेश्चन, चलिए फिर बाकी तो कल डिस्कस करेंगे। 9 क्वेश्चन हो गए, इसके हमें आगे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।